I welcome you all in this class, and the topic for discussion today is control of money supply by RBI। कि RBI जो है वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रोल करता है। उसके दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम अगली स्लाइड्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Now let us discuss about the methods which are used by RBI for credit control। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए RBI दो तरह के मेथड्स यूज करता है, वन इज क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड अदर इज क्वालिटेटिव मेथड्स। So we will discuss all the steps step by step. First one is bank rate. Bank rate is the rate of interest at which RBI gives loans to the commercial banks without any collateral। मतलब बिना किसी कोलेट्रल के लोन दिया जाता है और ये इंस्टेंट लोन्स होते हैं, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक बट दीज आर विद कोलेट्रल। तो आपको ये ध्यान रखना है, बैंक रेट में कोई कोलेट्रल नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है बैंक को लोन के लिए, लेकिन रेपो रेट में कोलेट्रल देना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी कोई ना कोई देनी पड़ती है, तभी वो पैसा जो है वो मिलता है। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is given by the RBI to the commercial banks to park their surplus funds with RBI। कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स हैं उसको जब वो RBI के पास जमा करवाते हैं, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशो, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRR भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक मिनिमम परसेंटेज RBI के पास जमा कराना पड़ता है। से इंडिया में जैसे लगभग ये 4% है, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसे हम कहते हैं CRR। मतलब अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक मिनिमम परसेंटेज हर बैंक को, हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक मतलब RBI के पास जमा कराना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट वन इज SLR। SLR का मतलब है कि हर एक बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में डेली बेसिस पर मेंटेन करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं SLR। और लिक्विड एसेट्स में हम लोग कैश भी लेते हैं, गोल्ड भी लेते हैं, और जो अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं उसको भी इसमें लिया जाता है। तो SLR जो है उसका मतलब है लिक्विड एसेट्स का रेशो विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक। नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि RBI के द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल या परचेज करना, उसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव मेथड्स, और क्वालिटेटिव मेथड्स में पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का मतलब है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल गिवन फॉर लोन एंड माइनस द वैल्यू ऑफ टोटल लोन सैंक्शनड। कि कितना लोन सैंक्शन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने 80 लाख रुपए का लोन लेना था और उसके लिए बैंक ने उससे कोलेट्रल मांगा 1 करोड़ रुपए का, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 20 लाख का। अब जो 20 लाख है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जो क्रेडिट आगे दिया जाता है अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, उसका एक कोटा जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जब RBI
एक कोटा फिक्स करता है क्रेडिट क्रिएट करने का, उसको हम कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ताकि जो स्पेकुलेशन के लिए जो क्रेडिट होता है उसको बचाया जा सके, उसको ना किया जाए। एंड नेक्स्ट इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब है इसमें प्रेशर भी होता है आरबीआई की तरफ से, और एक तरह से उसको सजेशंस भी होते हैं। दोनों ही चीज़ें इसमें काम करती है, सलाह भी होती है और प्रेशर भी होता है बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक, सो दैट कि जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं थ्रू आरबीआई उसको हर एक कमर्शियल बैंक जो है वो फॉलो करे। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और किस तरह से मनी को का जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको कैसे किया जाता है उसको हम वन बाय वन समझेंगे। Now in this slide we will discuss about the bank rate and credit creation, कि बैंक रेट और क्रेडिट क्रिएशन का आपस में क्या रिलेशन है। तो बैंक रेट में हम पहले पढ़ेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट है, दिस इज अबाउट इंक्रीज इन बैंक रेट, कि अगर बैंक रेट बढ़ता है तो उसका क्रेडिट क्रिएशन पे क्या असर पड़ता है। सो लेट अस डिस्कस दिस। जैसे मान लीजिए कि बैंक रेट में जो है वो इंक्रीज हो गया। अब जब बैंक रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, बैंक रेट का मतलब है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को आ, मतलब महंगा लोन दे रहा है, क्योंकि बैंक रेट को बढ़ा दिया गया है। तो जब बैंक रेट बढ़ता है तो उससे क्या होता है, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता है, मतलब कमर्शियल बैंक भी आगे महंगा लोन देंगे। देखो जब कमर्शियल बैंक को ही महंगा लोन मिला है तो आगे भी वो महंगा लोन देंगे, और उससे क्या होता है कि जो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि डिमांड फॉर क्रेडिट जो है वो कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है क्रेडिट के लिए, लोग कम कर्जा जो है वो लेते हैं, और उससे क्या होता है डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। जब कर्जा कम लेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, और जब सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, और जब डिमांड कम होगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। तो इससे जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाती है। ये था इफेक्ट किस चीज का, जब बैंक रेट में वृद्धि होती है तो उससे क्रेडिट क्रिएशन पे कैसे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है इस केस में। तो so let us discuss about the effect of decrease in bank rate on credit creation, कि अगर बैंक रेट जो है वो कम कर दिया जाए तो उसका क्रेडिट क्रिएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बैंक रेट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो जब बैंक रेट डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होता है, उससे जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि बैंक रेट कम होने का मतलब है कि जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आपका आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं, और बैंक रेट के कम होने की वजह से जो आगे कमर्शियल बैंक भी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कस्टमर को पैसा देते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। मतलब देयर इज द डिक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम हो जाती है, देयर इज डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने से क्या होता है, जो क्रेडिट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द क्रेडिट। और जब इंक्रीज होता है डिमांड तो उससे क्या है कि जो मनी सप्लाई है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ेगा, और क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। तो यहाँ से मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। और जब आपका मनी सप्लाई बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, और परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उस कंडीशन में जो आपका डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाती है। सो दिस इज हाउ कि जो आपका बैंक रेट है उसके डिक्रीज होने से जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से जो डिफ्लेशन की कंडीशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेल नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रेपो रेट एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेपो रेट का मतलब है इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द
कमर्शियल बैंक विद कोलेट्रल, मतलब सिक्योरिटी जरूर ली जाती है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को लोन ऑफर करने के लिए। तो आइए समझते हैं इसमें क्या होता है कि जब इंक्रीज हो जाए रेपो रेट में, अगर बैंक रेपो रेट को बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ जाएगी ब्याज की, क्योंकि देखिए रेपो रेट महंगा होगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, और उससे क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे जो डिमांड फॉर क्रेडिट है वो कम हो जाएगी, देयर वुड बी डिक्रीज इन द डिमांड फॉर क्रेडिट। और जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि डिमांड कम होगी तो ऑफ कोर्स उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई ही कम हो रही है इकोनॉमी के अंदर तो नेचुरली है कि उससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये था कि रेपो रेट और क्रेडिट क्रिएशन का क्या रिलेशन है। तो अगर रेपो रेट में हम वृद्धि करते हैं तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो डिमांड फॉर क्रेडिट है वो कम हो जाती है, और जब डिमांड ही कम है तो ऑफकोर्स सप्लाई भी कम हो जाएगी उसकी, और जब सप्लाई कम होगी तो इकोनॉमी के अंदर परचेजिंग पावर कम होगी, और उससे जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द रेपो रेट ऑन क्रेडिट क्रिएशन, कि अगर रेपो रेट जो है वो कम होती है तो उससे क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि रेपो रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, अब रेपो रेट डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम होगा, मतलब एक तरह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड फॉर क्रेडिट है वो बढ़ जाएगी, देयर वुड बी इंक्रीज इन द डिमांड फॉर क्रेडिट। और जब डिमांड बढ़ेगी क्रेडिट के लिए तो उससे क्या होगा, देयर वुड बी राइज इन द सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो इससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उससे डिमांड बढ़ेगी, और उससे क्या होगा कि जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो जैसा आप जानते हैं रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है कि दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है, किस चीज पर, फॉर पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई। मतलब जब कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स को आरबीआई के पास जमा कराते हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज आरबीआई के द्वारा दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट में जो है चेंज होने से या इंक्रीज होने से किस तरह का जो फर्क है वो पड़ता है क्रेडिट क्रिएशन पे। तो इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट, ये हम पहले देखेंगे इसमें। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर इंक्रीज हो रहा है रिवर्स रेपो रेट में तो क्या होगा, देखो अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होने का मतलब है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने लग गया है कमर्शियल बैंक्स को, किस चीज़ पर, उनके सरप्लस फंड्स पर। तो इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स को पहली बात तो ये लगती है कि आरबीआई के पास उनका पैसा सेफ है, और दूसरी बात क्या है कि उनको ज़्यादा ब्याज भी मिल रहा है उसके ऊपर। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, अपना ज़्यादा फंड्स जो है वो आरबीआई के पास जमा करवाएंगे। मोर फंड्स आर पार्क्ड बाई द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई। आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे जमा कराएंगे वो कौन, कमर्शियल बैंक्स। और उससे क्या होगा, लेस फंड्स आर यूज्ड फॉर क्रेडिट क्रिएशन। उससे क्या होगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड्स हैं वो कम यूज होंगे। मतलब देखो ज़्यादा फंड्स कमर्शियल बैंक ने किसके पास जमा करा दिए, आरबीआई के पास जमा करा दिए, तो उसके पास क्रेडिट क्रिएशन तो कम पैसा बचेगा ना। और जब कम पैसा उसके पास बचेगा तो उससे क्या होगा कि सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है आगे वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसा कहाँ जमा करा दिया, आरबीआई के पास जमा करा दिया। तो उनके पास लोनेबल फंड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, उनके पास लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा उसमें। और जब आगे सप्लाई ऑफ मनी ही डिक्रीज होगी तो क्या होगा, उससे परचेजिंग पावर इकोनॉमी में कम हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो उससे क्या होगा
कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, कि अगर रिवर्स रेपो रेट में डिक्रीज हो जाए तो उससे क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर पड़ेगा। देखो, इसका मतलब है कि रिवर्स रेपो रेट कम होगी, मतलब कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को उनके सरप्लस फंड्स पर जो उन्होंने आरबीआई के पास जमा कराए हैं उस पर ब्याज की दर को कम कर देता है। देयर इज डिक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट। तो इससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है वो डीमोटिवेट होंगे, वो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा नहीं कराएंगे। तो क्या करेंगे वो, लेस फंड्स आर पार्क्ड विद आरबीआई बाय द कमर्शियल बैंक्स, कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास अब कम पैसा जमा कराएंगे, मतलब जो एक तरह से उनका सरप्लस फंड्स है उसको आरबीआई के पास वो ज़्यादा जमा नहीं कराएंगे। और उससे क्या होगा, मोर फंड्स आर यूज्ड फॉर क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि कमर्शियल बैंक को जो ब्याज मिल रहा था एज रिवर्स रेपो रेट वो अब कम हो गया पहले से, उससे बैंक्स को प्रॉफिट में तो होगा नहीं। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो उधार देंगे, उससे क्रेडिट क्रिएशन करेंगे। और जब क्रेडिट क्रिएशन को करेंगे वो, तो उससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई बढ़ेगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो नेचुरली परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली है कि उससे क्या होगा, जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी, मतलब जो एक तरह से प्राइस में डिक्रीज आ रही थी वो अब मतलब वो कंट्रोल में आ जाएगी। वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज द CRR एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो पहले हम जो इफेक्ट देखेंगे वो है इंक्रीज इन CRR, कि अगर आपका CRR जो है वो बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन में किस तरह का प्रभाव उसका पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक के ऊपर जो CRR था वो बढ़ा दिया आरबीआई ने, मतलब आरबीआई ने CRR को बढ़ा दिया। अब जब CRR बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, डिक्रीज इन लोनेबल फंड्स विद द कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि CRR बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के पास जो लोनेबल फंड्स हैं, लोनेबल फंड्स का मतलब है जिन फंड्स में से वो लोन दे सकता है आगे, वो फंड्स भी कम हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो भी अब कम क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही कम बचा है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, तो ऑफ कोर्स वो क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे। और जब क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, देयर विल बी डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। और जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है दैट वुड बी कंट्रोल्ड, क्योंकि मनी सप्लाई कम हुई। अब मनी सप्लाई कम होने से क्या होगा, लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम होने से डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द CRR ऑन क्रेडिट क्रिएशन, कि अगर CRR डिक्रीज हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, अगर CRR को डिक्रीज कर दिया तो इसका मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास लोनेबल फंड्स बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा पैसा उनके पास लोन में देने के लिए बच जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। वो क्रेडिट क्रिएशन जब ज़्यादा करेंगे तो ऑफकोर्स इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, देयर वुड बी इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ने से परचेजिंग पावर इकोनॉमी में बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट SLR एंड द क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट क्रिएशन में और SLR में क्या रिलेशन है। सो पहला हम जो इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट इंक्रीज इन द SLR, कि अगर SLR में वृद्धि हो रही है तो उससे क्रेडिट क्रिएशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर SLR बढ़ता है, इंक्रीज होता है SLR में, तो इसका मतलब क्या होता है कि बैंक्स को अपने पास ज़्यादा एसेट्स जो हैं या ज़्यादा परसेंटेज जो है वो लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि बैंक के पास जो लोनेबल फंड्स हैं, मतलब जिन फंड्स को आगे लोन के रूप में दिया जा सकता है, उसमें कमी आ जाएगी। और जब लोनेबल फंड्स कम होंगे
तो उससे क्या होगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि बैंकों के पास लोनेबल फंड्स ही कम होंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन भी ऑफ कोर्स कम होगा। तो जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो उससे मनी सप्लाई में कमी आ जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम होती है इकोनॉमी के अंदर तो परचेजिंग पावर कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो उससे क्या होगा, डिमांड भी कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो ऑफ कोर्स इससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर एसएलआर में जो है वो डिक्रीज आ जाए, अगर आपका एसएलआर जो है वो डिक्रीज हो रहा हो तो उससे क्रेडिट क्रिएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एसएलआर को कम कर दिया गया, मतलब बैंक्स को अपने पास जो लिक्विड एसेट्स फॉर्म में डेली बेसिस पर मेंटेन करना है उसमें कमी आ गई। इसका मतलब है कि बैंक के पास जो लोनेबल फंड्स हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब जिन फंड्स को आगे लोन के रूप में दिया जा सकता है वो बढ़ जाएंगे, उसमें वृद्धि होगी क्योंकि एसएलआर कम हो जाएगा या कम हुआ है, तो उसकी वजह से वो जो लोनेबल फंड्स है वो बढ़ जाएंगे बैंक के पास, और उससे बैंक क्या करेंगे, वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, तो इंक्रीज होगा क्रेडिट क्रिएशन में, और जब क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा तो उससे मनी सप्लाई भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा मार्केट के अंदर, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। So next topic is open market operations. Open market operations means sale and purchase of government securities by the RBI in the open market. तो जब RBI जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल एंड परचेज करता है तो उसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशंस में इनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। So first we will take about the inflation. जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है उसको कम करने की आवश्यकता है, मतलब डिमांड को कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन है ऑलरेडी। उसको करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको आरबीआई ओपन मार्केट में सेल करता है। आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनमें कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे उनके पास जो अवेलेबल कैश रिजर्व होते हैं जिससे वो आगे लोन दे सकते हैं उसमें कमी आ जाती है, डिक्रीज इन द कैश रिजर्व्स विद द कमर्शियल बैंक्स। तो ये कमी आ जाएगी इसमें, और जब कैश रिजर्व कम होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि बैंकों के पास जो अवेलेबल फंड्स थे लोन देने के लिए वही कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब उनके पास कैश रिजर्व कम हो जाएंगे तो उससे वो क्रेडिट क्रिएशन भी कम कर पाएंगे, मतलब क्रेडिट क्रिएशन इज डिक्रीज्ड। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि इससे आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो ही डिक्रीज हो जाएगा, और जब क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई कम हो रही है इकोनॉमी के अंदर, और जब मनी सप्लाई कम है तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो उससे प्राइसेस गिरेंगी, तो इसका मतलब है कि इसी सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्लेशन कंडीशन नाउ, कि अगर डिफ्लेशन की कंडीशन में है तो फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई क्या करता है, आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। आरबीआई जो है जो पहले से मार्केट में बेची गई सिक्योरिटीज है उनको वापस खरीदता है।
तो जब वापस खरीदता है तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने भी वो सिक्योरिटीज खरीदी है उनको ये पैसा मतलब वापस मिलेगा। तो जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था कॉमर्शियल बैंक भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी पैसा वापस मिलेगा, और उससे क्या होगा कि उनके पास जो कैश रिजर्व है वो बढ़ जाएंगे। मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन द कैश रिजर्व्स विद द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व है वो बढ़ेंगे इससे, क्योंकि उनका पैसा वापस मिल रहा है। आरबीआई उनको पैसा वापस कर रहा है जो कि उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट इज, तो जब आरबीआई के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोनेबल फंड्स बढ़ जाएंगे, तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा आगे उधार दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर क्रेडिट क्रिएशन इज इंक्रीज्ड, उससे आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा, और उसके उससे क्या होता है कि उससे डिफ्लेशन की जो कंडीशन है इकोनॉमी में वो कंट्रोल हो जाएगी। मतलब जो डिफ्लेशन है वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। सो डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। So this is how the open market operations are used to control the inflation and deflation in the economy. Next point is about the margin requirement of loans. तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें 80 लाख रुपए का लोन चाहिए और उसके लिए बैंक ने हमसे 1 करोड़ रुपए का कोलेट्रल लिया है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 20 लैक्स का। सो दिस इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। या हम यूं कह सकते हैं कि हमने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है 1 करोड़ रुपए की, और बैंक ने कहा कि हम आपको इसके ऊपर जो लोन देंगे वो सिर्फ 70 लाख रुपीज़ देंगे, और 30 लाख रुपीज़ आपको अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना है। तो ये भी एक तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट है लोन के लिए। तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसमें वृद्धि हो, मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाए तो उसका क्या फर्क पड़ता है क्रेडिट क्रिएशन पे। जैसे मान लीजिए बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया, मान लीजिए पहले 20% था मार्जिन रिक्वायरमेंट जो कस्टमर को अपनी तरफ से पैसा लगाना था, लेकिन अब मान लीजिए कि वो 20% की जगह बैंक ने 30% कर दिया, मतलब बैंक से अब उसको लोन कम मिल रहा है, 70% मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिए गए तो जो लोन है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो डिक्रीज होगा इन द डिमांड ऑफ क्रेडिट। और उससे क्या होगा, साथ में डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी भी हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई उससे कम हो जाएगी। जैसे देखिए पहले मान लो बैंक जो है 1 करोड़ रुपए के कोलेट्रल पे मान लो पहले 80 लाख रुपए उधार दे रहा था, लेकिन अब उसने क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया है तो अब वो 70 लाख रुपया उसकी जगह दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले वो 80 लाख रुपए लोन दे रहा था लेकिन अब कितना दे रहा है, 70 लाख रुपए दे रहा है। तो उसने क्या किया, मनी सप्लाई में कमी कर दी, एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन उसने कम कर दिया, तो उससे मनी सप्लाई कम होगी, और मतलब सीधा सा इम्पैक्ट क्या हो रहा है उससे, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम होगी तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम होगी, और उसका सीधा सा असर क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड क्रेडिट क्रिएशन। मतलब जब मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाए, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होने का मतलब है कि बैंक ने जो कोलेट्रल है उस पर कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा लोन देना शुरू कर दिया है। जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि मान लीजिए पहले बैंक क्या कर रहा था कि 1 करोड़ रुपए के कोलेट्रल पे वो 80 लाख रुपए का लोन दे रहा था। अब बैंक ने मान लीजिए क्या किया, अब वो 80 लाख की जगह उस पर 85 लाख रुपए देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 15 लाख रुपया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया यहाँ पे, और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होने से क्या होता है कि बैंक जो है वो आगे ज़्यादा लोन देना शुरू करता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे कि बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन में कमी कर दी,
और जब मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कम हो गया तो इससे क्या हुआ कि क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन जब कम होगा तो ऑफ कोर्स उससे क्या होगा कि डिमांड फॉर क्रेडिट भी बढ़ेगी, ज़्यादा लोन जो है वो लिया जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है कि उससे जो कमर्शियल बैंक है वो भी ज़्यादा लोन देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपए की कोलेट्रल पे पहले 80 लाख रुपए का लोन मिल रहा था, लेकिन अब 85 लाख रुपीज़ का लोन उस पर बैंक दे रहा है। तो इससे ऑफ कोर्स जो मनी क्रिएशन है या क्रेडिट क्रिएशन है वो बैंक ने भी इस तरह से बढ़ाया है, और उससे क्या होता है कि देर इज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। तो उससे जो मनी सप्लाई है वो भी बढ़ती है। और जब मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई एक तरह से इकोनॉमी के अंदर, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने से लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी इकोनॉमी में, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उससे ऑफकोर्स जो आपका डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सो वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट राशनिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो इसमें जो है हम ये पढ़ेंगे कि अगर क्रेडिट क्रिएशन जो क्रेडिट राशनिंग है, अगर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब क्रेडिट राशनिंग का सीधा सा मतलब है कि बिजनेस जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए लोन का एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, ताकि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए जो लोन लिए जाते हैं उसमें कमी आए या वो ना दिए जाए। तो मतलब अगर सपोज कि जो क्रेडिट क्रिएशन में क्रेडिट राशनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो जैसे यहाँ मान लीजिए क्रेडिट राशनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज को के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया गया लोन का कि इतना इतना लोन हम इस एक्टिविटी के लिए देंगे, या टोटल लोन का इतना परसेंट हम इस एक्टिविटी के लिए देंगे, इस एक्टिविटी में कम देंगे या इसमें ज़्यादा देंगे। तो अगर जैसे यहाँ पर पॉइंट है कि क्रेडिट राशनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, तो जब क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस होगा तो इससे क्या होगा, डिक्रीज आएगा किस चीज में, इन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। इससे जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाएगा। क्रेडिट राशनिंग जब कर दिया तो इससे क्या है कि जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है वो कम होगा, और जब सप्लाई ऑफ क्रेडिट कम होगा तो उससे क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि क्रेडिट कम कर दिया तो ऑफकोर्स सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगी, और जब सप्लाई ऑफ मनी कम हो रही है इकोनॉमी के अंदर तो नेचुरली है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो उससे डिमांड भी कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगी। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग। जैसे मान लो क्रेडिट राशनिंग की पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया जाता है, मतलब उसको वापस लिया जाता है, क्रेडिट राशनिंग को खत्म कर दिया जाता है। तो अगर विड्रॉल हुआ है क्रेडिट राशनिंग का, क्रेडिट राशनिंग खत्म कर दी गई है, तो इससे क्या होगा कि किसी भी सेक्टर में कमर्शियल बैंक जितना चाहें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उतना लोन अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है, क्योंकि क्रेडिट राशनिंग खत्म हो गई है। तो अगर क्रेडिट राशनिंग जो है वो आरबीआई करवाता है तो नेचुरली है कि फिर कमर्शियल बैंक विवश हो जाते हैं कि वो उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे किसी एक्टिविटी के लिए जितना आरबीआई की डायरेक्शन है। लेकिन अगर उस डायरेक्शन को ही हटा लिया, वहां से क्रेडिट राशनिंग की जो एक तरह से राशनिंग थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो उससे बैंक अपने हिसाब से आगे क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा उससे क्रेडिट क्रिएशन में, और उससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों के पास, परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसके बाद जो डिफ्लेशन की कंडीशन है वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मॉरल सुएशन एंड क्रेडिट राशनिंग। तो हम यहाँ ये समझेंगे कि मॉरल सुएशन से क्रेडिट राशनिंग पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ सिंपल सी बात जो है वो ये है कि जो आरबीआई है वो किस तरह से डील करता है। इट इज लाइक गिविंग एडवाइस टू कमर्शियल बैंक्स बाय आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। मॉरल सुएशन का मतलब क्या है कि वो एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको जो हमने डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो आपको दिशा निर्देश दिए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, ये सलाह जो है वो दी जाती है। कमर्शियल बैंक्स आर एडवाइज्ड टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। तो कमर्शियल बैंक्स को ये सलाह दी जाती है कि अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो उस समय आप कम से कम
लोन दीजिए या कम लोन दीजिए, और अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है तो उस समय आप ज़्यादा लोन दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मॉरल सुएशन है उसको वो किस तरह से जो है वो यूटिलाइज करता है या किस तरह से मतलब इम्प्लीमेंट करता है। मॉरल सुएशन होता क्या है? मॉरल सुएशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परसुएशन एंड प्रेशर। परसुएशन का मतलब है कि एक तरह से वो बहुत ही सिंपल वे में जो है वो समझाने की कोशिश करता है कमर्शियल बैंक्स को बड़े प्यार से कि आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, इसका ये फ़ायदा होगा या ये हमारे लिए ज़रूरी है। एक तरह से वो सलाह है। दूसरा क्या है? प्रेशर। प्रेशर वो कई तरह से, जैसे कोई रिटर्न में वो ऑर्डर निकाल रहा है या बैंक्स के ऊपर किस तरह की पेनल्टी की भी एक तरह से वो कोई प्रोविज़न रखता है, तो एक तरह का ये प्रेशर है। तो मतलब प्रेशर तक भी वो काम जो है वो कर सकता है। इफ परसुएशन डज नॉट वर्क, अगर वो सलाह जो है वो काम नहीं आ रही है, तो इट यूजेस द रिक्वायर्ड प्रेशर, तो उससे क्या करता है वो कि वो प्रेशर क्रिएट करता है एज द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, कि देश का एक सबसे बड़ा बैंक होने के नाते वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो है वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है। इफ प्रेशर डज नॉट वर्क, अगर प्रेशर से भी काम नहीं होता है और कमर्शियल बैंक उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो इट कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक। तो फिर वो क्या कर सकता है कि जो कमर्शियल बैंक है उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन भी आरबीआई ले सकता है, और जिसमें कि डी रिकग्निशन ऑफ द कमर्शियल बैंक भी हो सकता है कि वो मतलब जो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है उसको वो डी रिकग्नाइज कर दे। अब कोई बैंक अगर डी रिकग्नाइज हो गया, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से रिलेटेड ही नहीं रह गया, तो उसकी क्या वर्थ रहेगी मार्केट के अंदर? वो अकेला किस तरह से मैनेज करेगा अपने आप को फाइनेंशियल मार्केट के अंदर? तो ये इस तरह से मॉरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग जो है, मतलब उसको उसका एक कॉम्बिनेशन ये है कि अगर रिक्वायरमेंट है, आरबीआई की यही डायरेक्शन है कि भाई अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो आप उस समय रिस्ट्रिक्ट कीजिए लोन्स को, कम लोन दीजिए आगे, और अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है तो आप लिबरल होकर लोन दीजिए, आप ज़्यादा लोन दीजिए इकोनॉमी के अंदर। बस इसी को जो है एक तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो मॉरल सुएशन का इस्तेमाल जो है वो करता है, ताकि चीज़ें अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज की जा सके।